दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ ज़रूरी खबरों के साथ जोड़ना चाहता हूं और ये खबरें दरअसल अफगानिस्तान से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहली खबर यह है दोस्तों कि दरअसल पाकिस्तान के भीतर अफगानिस्तान के जो राजदूत हैं नजीब अली खिल, इनकी बेटी 26 वर्षीय, उनका नाम है सिलसिला अली खिल, इन्हें 16 तारीख को यानी शुक्रवार को जब ये अपने घर लौट रही थी, पाकिस्तान की राजधानी का ये वाकया है दोस्तों, और ये जब अपने घर लौट रही थी तो वहां पर अज्ञात लोगों ने इन्हें अगवा कर लिया, इनका अपहरण कर लिया और फिर इनकी तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि इनको यातनाएं दी गई और इसके बाद चंद घंटों के बाद, 4 से 5 घंटों के बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, ये आपको बताने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर ऑपरेट जो वहां का डीप स्टेट करता है वो है आईएसआई और पाकिस्तानी फौज। और पाकिस्तान एक प्रकार से एक दबाव बनाना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर, उनके जो राजदूत हैं उन पर हमले कराकर या उनकी बेटी को किडनैप करके या कुछ इस तरीके से एक दबाव बनाना चाहता है ताकि अफगानिस्तान का रुख पाकिस्तान के प्रति नरम रहे। आप जानते हैं कि किस प्रकार से अभी ताशकंद में वहां पर अफगान राष्ट्रपति ने किस प्रकार से सीधे तौर पर पाकिस्तान को ब्लेम किया कि उन्होंने वहां पर आतंकी भेजे हैं, इसलिए ये एक कार्रवाई हुई एक प्रकार से, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप जानते हैं कि पाकिस्तान नौटंकी करेगा, पाकिस्तान ने फिर से नौटंकी की कि वो कार्रवाई करेगा, उन अज्ञात जो किडनैपर्स थे उनको पकड़ेगा और तमाम चीजें हैं 24 घंटों में, 48 घंटों में, ऐसे नौटंकियां उसने की हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि दरअसल अफगानिस्तान की सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच कतर के दोहा में वार्ता शुरू हो गई है, शांति वार्ता एक बार फिर से, और यहाँ पर कैदियों के अदला बदली, रिहा करना या फिर एक प्रकार से वहाँ पर शांति को स्थापित करना, इस तमाम चीज़ों पर वहाँ पर डिस्कशन होगा। लेकिन ये विरोधाभास देखिए, विडंबना देखिए कि अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच जो बैठक हो रही है वो कतर के दोहा में हो रही है। ये तब हो रहा है जब अफगानिस्तान एक देश है। वाकई में गजब की स्थिति है दुनिया की। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की मैं एक बात करना चाहूँगा। अमेरिका इस समय, चूंकि आप जानते हैं कि उसने बड़े बड़े एयर बेसेस को अफगान सैनिकों के हवाले कर दिया है, वो वहां से पूरी तरीके से वापसी अब करने बिल्कुल हो ही चुकी है, आप ये मानकर चलिए लगभग। तो इसलिए अब उसके सामने ये संकट आ गया है कि आखिर वो अफगानिस्तान पर नजर कैसे रखे, इन तालिबानी या अन्य आतंकवादी संगठनों को कैसे बढ़ने से रोके। लिहाजा वो जो मध्य एशिया के देश हैं उनसे वो संपर्क कर रहा है कि हम किसी तरीके से आपके यहाँ एयर बेसेस बना लें ताकि अफगानिस्तान पर हम नजर रख सकें। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत जरूरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने कुछ दिन पहले भारत सरकार से इस बात की अपेक्षा की, इस बात की आस लगाई कि आप हमें सैन्य सहायता दीजिए, यानी भारत से वो सैन्य मदद की अपेक्षा, गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की जो हत्या हुई, उस पर मैं आगे इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा दोस्तों, लेकिन उनकी जो हत्या हुई है और उनके साथ साथ एक स्पेशल फोर्सेस के, अफगान स्पेशल फोर्सेस के सैनिक की भी हत्या हुई है। उस हमले में स्पिन बोल्डक इलाका है, कंधार प्रांत का, तो वहां पर दोस्तों इस बात का दावा किया गया है कि दरअसल अफगान सैनिकों ने उस स्पिन बोल्डक शहर को रिहा कर लिया है। और ये भी खबर आई कि दरअसल अफगानिस्तान ने 3 जिलों को और ज्यादा अफगान सेना ने रिहा किया है। लेकिन अब ये स्थिति कहां तक जाएगी, इस पर बात दोस्तों इस पूरी वीडियो के अब अगले हिस्से में मैं विस्तार से करना चाहूंगा। जुड़े रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से अफगानिस्तान में जारी संघर्ष, जो कि वहां की सेना और तालिबान के आतंकवादियों के बीच चल रही है, यह पूरे विश्व का अब तक के सबसे बड़ा संघर्ष है। आज ये टिप्पणी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान में रोजाना प्रतिदिन वहां के जमीनी हालात लगातार तालिबान के पक्ष में होते जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसे पहलू की, शायद जिस पर ज्यादा बात नहीं होती है, शायद जिसको ज्यादा कवरेज नहीं मिलती है, शायद जिनकी आवाज उन बहरे कानों तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर शायद उन लोगों तक पहुंचती तो है लेकिन वो जानबूझकर उस आवाज को सुनना नहीं चाहते।
दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास, अफगानिस्तान में तालिबान का उदय और वहां पर पहले सोवियत संघ की सेना और फिर उसके बाद रूस की सेना, जो मौजूदा रूस है, पहले उसकी सेना ने वहां पर तकरीबन 2 दशकों तक वहां पर एक प्रकार से पूरी की पूरी उत्पीड़न किया, मैं उत्पीड़न इसको कहूंगा। और फिर उसके बाद अमेरिका की सेना वहां पर 2 दशकों तक काबिज रही और अब वो जा रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की घोषणा की अप्रैल को, इसी अप्रैल के महीने में, कि हमारी फौज यानी अमेरिका की सेना और नेटो गठबंधन की तमाम फौजें अफगानिस्तान से प्रस्थान कर जाएंगी 11 सितंबर तक, जो कि 9/11 की बरसी होती है। और उसके बाद वहां पर सिर्फ 600 से कुछ ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात रहेंगे, जो कि वहां पर जो दूतावास है, काबुल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ऐसे तमाम जो बड़ी बड़ी और बड़ी ही विशेष जो महत्वता वाले स्थान है, इनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे सिर्फ 650 सैनिक। एक समय में अमेरिका के अफगानिस्तान के भीतर 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन अब वो सब जा रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति इस प्रकार से है कि वहां पर 95% सैनिक जा चुके हैं। इन सैनिकों की वापसी हो चुकी है उनके मुल्क में। ब्रिटेन के भी सैनिक वहां से जा चुके हैं। उनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी घोषणा की थी कि हमारे जो तमाम सैनिक हैं वो वापस आएंगे और ब्रिटेन वो वापस आ जाएंगे। उनका जो युद्ध का पूरा ये मिशन है, ये उसकी समाप्ति की घोषणा उन्होंने की थी। इसी प्रकार से तमाम जो पश्चिम के देश हैं, वो तमाम देश अपने अपने सैनिकों को वहां से निकाल रहे हैं। ऐसे में संकट सबसे बड़ा अफगानिस्तान की जनता के सामने है, क्योंकि अफगानिस्तान की वो मासूम, वो इनोसेंट जनता, वो निर्दोष जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है अमेरिका से, विदेशी सेनाओं से और अपनी सरकार से कि आखिर उनका दोष क्या है, आखिर उनकी गलती क्या है, क्यों उन्हें हर बार दशकों से, पीढ़ी बीत गई लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो घाव शुरुआत में लगे थे, जो सोवियत संघ ने दिए थे और फिर उसके बाद अमेरिका ने उसे और दिए तालिबान के खात्मे के तौर पर और तमाम आतंकवादी संगठनों के खात्मे के नाम पर, वो घाव आज नासूर बन गया है। ऐसे में वो मासूम लोग पूछ रहे हैं कि हमारे सामने जो बेरोजगारी का संकट है उसका निवारण कैसे होगा। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि दरअसल अफगानिस्तान के 30% ऐसे नागरिक हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए, जिन्हें जीवित रहने के लिए बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। यानी यहां पर कोई आलिशान, यहां पर कोई एक्स्ट्रा, हम किसी भी चीज की, किसी भी प्रिविलेज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बुनियादी मूलभूत सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूं। आज अफगानिस्तान के भीतर कितने बच्चे, लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं। किसी को नहीं पता कि उनको खाना, दूध मिल पा रहा है कि नहीं। अफगानिस्तान के भीतर दोस्तों आज एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की अपनी जो पहचान है, आज किसी को पता ही नहीं है, या एक लंबे वक्त से किसी को इस बात के बारे में जानकारी ही नहीं है कि आखिर अफगानिस्तान का अस्तित्व क्या है। अफगानी सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर पिछले 50 वर्षों से पहले यूएसएसआर का कब्जा रहा और फिर अमेरिका का कब्जा रहा, बीच में तालिबान का कब्जा रहा। यानी वहां पर कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक परिस्थितियां पनप ही नहीं सकी। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जो खरबों रुपया अफगानिस्तान के भीतर झोंका गया, सोवियत संघ ने भी झोंका, अमेरिका ने तो रिकॉर्ड स्तर पर झोंक दिया, इसी की एक प्रकार से इसी कालखंड के दौरान भारत ने भी वहां पर अरबों डॉलर्स का निवेश किया, चीन ने भी किया, ईरान ने भी किया, तमाम देशों ने भी किया। तो क्या ये जो तमाम पैसा, ये जो तमाम चीजें निवेश किया गया, क्या ये सब व्यर्थ हो गया है? सवाल यहां पर यह है कि क्या अफगानिस्तान के भीतर जानबूझकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खड़ा किया नहीं जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप इसको बड़े ही अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। एक दौर था दोस्तों जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला किया था और उस दौर में मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी हो गई थी जो कि वहां के स्थानीय लड़ाके थे, जो कि धार्मिक शिक्षा लेते थे।
उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि वो किसी भी रूप में रूसी सैनिकों को, सोवियत संघ के सैनिकों को, यानी तब के जमाने में सोवियत संघ के सैनिकों को वो अफगानिस्तान की भूमि से खदेड़ दें। इसके बाद वहां पर फंडिंग होना शुरू हुआ, क्योंकि किसी भी मिशन को अगर आपको पनपाना है, किसी भी मिशन को अगर आपको चलाना है, क्योंकि उस दौर में दो धड़े थे, दो बड़े धड़े थे, दो बड़े हिस्सों में विश्व के तमाम देश बटे हुए थे। एक हिस्सा था यूएसएसआर का और एक हिस्सा था अमेरिका का। तो उसमें एक बात थी कि जब यूएसएसआर की सेनाएं वहां पर थी, तो वहां पर जो ये मुजाहिदीन की फौज थी, उनको फंडिंग दी जाती थी सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, पाकिस्तान से, अमेरिका से। पाकिस्तान का जिक्र किया, आगे भी और जिक्र करूंगा, इसको आप पकड़ के रखिएगा। इसके बाद जब संयुक्त ये तमाम जो फंडिंग होती थी, इसके बाद यूएसएसआर की जब सेनाएं वहां से चली गई, तो फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर तकरीबन 10-11 वर्षों तक वहां पर तालिबान का शासन रहा, और तालिबान ने अपने शासनकाल के दौरान काफी ज्यादा प्रसिद्धि, काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। और उस दौर में ऐसा हो गया था दोस्तों कि अगर कोई भी जघन्य अपराध होता था तो फिर सीधे तौर पर अफगानिस्तान के भीतर तालिबान का जो शासन था वो सीधे तौर पर उन्हें फांसी की सजा देता था। अगर कोई चोरी करता था तो फिर उनके अंग भंग कर दिए जाते थे, उनका कोई अंग काट दिया जाता था। यानी एक प्रकार से ये तमाम जो तरीके थे, और फिर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नाम पर, उस पर अंकुश लगाने के नाम पर भी अफगानिस्तान के भीतर तालिबान ने अपने शासनकाल के दौरान काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। सड़कों का निर्माण किया, लेकिन जहां पर एक सिक्का यह था कि वो एक प्रकार से अपनी लोकप्रियता को गेन कर रहा था एक तबके के भीतर, तो दूसरा सिक्का यह था कि उसने महिलाओं पर पाबंदी लगा दी थी। महिलाओं को कहा गया था कि आप सिर्फ बुरखे में रहेंगी, बुरखे में आपको रहना होगा, आपको अपने शरीर का, पूरे शरीर को आपको ढक कर रखना होगा। पुरुषों पर यह बाध्य कर दिया गया था कि आपको लंबी दाढ़ी रखनी होगी। 10 वर्ष की आयु से बड़ी बच्चियों को, बड़ी लड़कियों को, युवतियों को या महिलाओं को शिक्षा हासिल करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। टीवी, फिल्में, संगीत, कोई भी मनोरंजन के साधन, उन सब पर पाबंदियां लगा दी गई थी। जहां दुनिया विकसित हो रही थी, वहां पर तालिबान अफगानिस्तान को और पीछे ढकेल रहा था। यह परिस्थितियां अफगानिस्तान के भीतर उस दौर में थी 1990 से लेकर 2000 के बीच की। और उसके बाद जब अमेरिका के भीतर 9/11 का हमला होता है, जिसका प्रमुख जिम्मेदार अलकायदा था, तो अलकायदा को मारने के लिए, क्योंकि अलकायदा को समर्थन वित्तीय तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर और भी बहुत सारे तरीकों से अफगानिस्तान में तालिबान ने दिया था, तो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए, यानी अफगानिस्तान के भीतर उसने अपना डेरा जमा लिया। 2001 में अमेरिका की सेनाएं पहुंचती हैं, नेटो के गठबंधन वाली सेनाएं भी पहुंचती हैं, और फिर उसके बाद से लगातार एक ऑपरेशन शुरू होता है। 20 वर्षों तक ये ऑपरेशन चलता है, और अब अचानक से जो बाइडेन कहते हैं कि हमारी तमाम सेनाएं अब वहां से वापसी कर जाएंगी। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि इस पूरे के पूरे 20 वर्षों के दौरान लाखों लोगों ने पलायन किया होगा। सिर्फ इसी वर्ष यह खबर आई कि दरअसल 2 लाख से ज्यादा लोग अभी विस्थापित हो चुके हैं। अब ये लोग कहां जा रहे हैं? ये लोग पाकिस्तान की सीमाओं पर जा रहे हैं, पाकिस्तान में शरण लेना चाहते हैं। और पाकिस्तान भले ही कितनी बार इस बात को कह दे कि हम अपनी सीमाओं को सील कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान परोक्ष तौर पर अफगानिस्तान के भीतर ये जो शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है, उनके शरणार्थियों को, उनके रिफ्यूजीज को अपने यहां लेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर किसी ना किसी तरीके से वहां पर अशांति और भी ज्यादा फैलेगी, अस्थिरता और ज्यादा फैलेगी। अब इसका कारण आप समझिए दोस्तों, ये बिरादरी वाला कारण है। अफगानिस्तान में 40% से ज्यादा पश्तून रहते हैं, पठान रहते हैं, और पाकिस्तान की सीमाएं जो लगती हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा आता है, और इस पख्तूनख्वा प्रांत के जो लोग हैं वो भी पठान हैं, यानी बिरादरी दोनों की सेम है, रिश्तेदार हैं, ये पड़ोसी हैं। इसलिए पाकिस्तान को तो हर सूरत में उन्हें शरण देनी होगी, चाहे वो एक प्रकार से सीमाएं निश्चित कर दे, निर्धारित कर दे, या कैसे भी करके उसे संख्या बल के आधार पर, या फिर कैसे भी करके, वो पाकिस्तान का अपना सरदर्द है, वो कैसे भी करके इन लोगों को अपने यहां अकोमोडेट करेगा।
साथ ही साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में एक बड़ा ही बचकाना बयान दिया। पाकिस्तान दरअसल आपको पता ही है कि अभी शंघाई सहयोग संगठन का इसमें उज्बेकिस्तान में इसका पूरा का पूरा आयोजन हुआ ताशकंद में, माफ कीजिएगा दुशांबे में। और वहां पर दोस्तों आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर साहब वहां पर शामिल हुए थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी वहां पर बातें कही। और इस पूरे के पूरे एससीओ समिट के दौरान दरअसल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने संगीन आरोप लगाए इस्लामाबाद पर। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान 10,000 जिहादियों को हमारे मुल्क में भेजा है और उन 10,000 जिहादियों ने तालिबान की मदद की है और फिर हमारे देश में अशांति फैलाई है। इसके जवाब में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के जवाब में उनको बात को काटते हुए इमरान खान जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ही तालिबान को मेज पर लाया था बातचीत के। पाकिस्तान का दोगला चरित्र मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये वही पाकिस्तान है जिसने जिहाद किया, ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबानियों को तैयार किया, पहले रूस को हराने के लिए फिर अमेरिका को हराने के लिए। ये आप समझिए, पाकिस्तान ही वो देश है जो प्रशिक्षण देता है। पाकिस्तान पैसा भी देता होगा लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं दे पाता है क्योंकि वो खुद एक गरीब देश है। लेकिन पाकिस्तान बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देता है, उन लोगों को शरण देता है अपने देश में, वहां के लोग इलाज कराने पाकिस्तान आते हैं। अब दोस्तों आप एक बात और समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो संकट हो रहा है, ये जो वापसी हो रही है सेनाओं की, इसमें मंद ही मंद मुस्कुरा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि अब उसे लगता है कि जैसे जैसे पश्चिमी देशों की सेनाएं वहां से विदा होंगी, उनकी रवानगी होगी, तो वैसे उसकी पकड़ अफगानिस्तान के भीतर और भी ज्यादा होगी क्योंकि तालिबान हमेशा से पाकिस्तान का पारंपरिक तौर पर एक सहयोगी रहा है। भारत की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, भारत ने पिछले ही बरस आपको याद होगा सर्दियों के दौरान भारत ने इस बात की घोषणा की थी कि वो 150 परियोजनाओं का शिलान्यास करेगा, 150 परियोजनाओं को चलाएगा अफगानिस्तान के भीतर। भारत ने भी अपने हजारों करोड़ रुपए वहां पर झोंके हैं इस उम्मीद में कि अगर वो वहां पर बिजली की, सिंचाई की परियोजनाओं को विकसित करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर विकसित करेगा, शैक्षणिक संस्थानों को वहां पर विकसित करेगा, तो फिर अफगानिस्तान के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था पनप सकेंगी, बहाल हो सकेंगी, स्थापित हो सकेंगी। लेकिन अब भारत को इस बात का खतरा सता रहा है, इस बात का डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है और वो रोजाना नए नए जिलों पर कब्जा करता जा रहा है। जो रेट है, जो अनुपात है अफगान सैनिकों के वापसी यानी छीनने की उन जिलों पर जिन पर तालिबान ने कब्जा किया, वो बहुत कम है बनिस्बत इसके कि तालिबान रोजाना कितने जिलों पर कब्जा कर रहा है। भारत की अपनी चिंताएं, भारत ने अभी हाल ही में अपने 50 लोगों को वापस भी बुलाया जो कि वहां पर कॉन्सुलेट में काम करते थे। हालांकि भारत ने कहा कि कॉन्सुलेट का काम जारी रहेगा। भारत से थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर को लेकर भारत चिंतित है क्योंकि आतंकवाद अगर वहां पर बढ़ता है तो फिर क्षेत्रीय आधार पर भी इस पूरे उपमहाद्वीप में भी आतंकवाद बढ़ेगा और भारत पर जो कश्मीर में जो आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित होता है उसमें तालिबान का भी अपना योगदान आएगा, इसलिए भारत चिंतित है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा रूस के बारे में, क्योंकि ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान का मैंने आपको रोल बताया, भारत का मैंने आपको बताया, रूस का अब आप जानिए। रूस का ये रोल है दोस्तों, रूस प्रमुख तौर पर अफगानिस्तान से कोई सीमा उसकी लगती नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान से जिन देशों की सीमाएं लगती हैं वो है मध्य एशिया के देश। ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं इसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम देश आते हैं। ये जो तमाम देश हैं इनकी सीमाएं अपनी अपनी तरीके से चंद सैकड़ों किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान से लगती हैं। अब रूस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर अफगानिस्तान के भीतर तालिबान आता है तो फिर शरणार्थी पहले तो यहां पर आएंगे, इन देशों में आएंगे, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आतंकवाद भी इन देशों में आ सकता है। और अगर इन देशों में आता है आतंकवाद तो फिर रूस की चौखट पर आ जाएगा। तो रूस को अपनी शांति के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए ये सारी चीजें, जो सारे समीकरण बदल रहे हैं, इसकी चिंता सता रही है। आपने भारत का सुना, आपने पाकिस्तान का सुना, आपने रूस का सुना, अब आप सुनिए चीन का रोल।
चीन एक बड़ा प्लेयर है और चीन अपनी संभावनाओं को तलाश रहा है अफगानिस्तान के भीतर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दौर था जब रूस की सेनाओं ने वहां पर आक्रमण किया, फिर यूएस की सेना ने वहां पर आक्रमण किया, और अब हो सकता है कि चीन वहां पर अपनी दखलंदाजी को बढ़ाए, अपने हस्तक्षेप को बढ़ाए। इसमें उसकी सहायक की भूमिका अदा करेगा पाकिस्तान। चीन हो सकता है वहां पर भारत की तुलना में, भारत की तरह लेकिन भारत की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में उसने पहले भी निवेश किया हुआ है, हो सकता है वो और भी ज्यादा निवेश करे। इसीलिए आपको याद कराना मैं चाहूंगा कि कभी भी तालिबान के आतंकवादियों ने, तालिबान के प्रवक्ताओं ने, तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने कभी भी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हालांकि चीन की अपनी समस्या एक ये है कि उसके एक प्रांत है शिनजियांग, जहां पर उइगर मुसलमान रहते हैं और उइगर मुसलमानों पर वो अत्याचार करता है, लेकिन वहां पर एक आतंकवादी संगठन भी है, इस्लामिक आतंकवादी संगठन है वो। और उसमें यह हुआ दोस्तों कि दरअसल वो, अगर तालिबान उसका समर्थन करता है तो फिर चीन के लिए एक संकट की घड़ी हो सकती है, खतरे की घंटी ये भी हो सकती है। तो ये है चीन का रुख। चीन साथ ही साथ ये भी सोच रहा होगा कि किसी तरीके से अगर हम भी इन पर काबिज हो जाए तो वहां की जो संपदा है, वहां की जो खनिज संपदा है, वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पर उसका कब्जा हो जाए, जैसा उसने पाकिस्तान में किया, जैसा उसने भारत के अन्य पड़ोसी देशों पर किया, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में। आपने इन देशों का सुना। अब आपको एक देश और मैं बताता हूं, अमेरिका। अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण है इस 2 दशक के दौरान। अमेरिका ने अपने 2300 सैनिक वहां पर गंवाए हैं। अमेरिका ने वहां पर करीब 100 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की धनराशि को झोंका है, अत्याधुनिक हथियारों को वहां पर झोंका है। इस बीच समझौता भी किया दोहा में, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि अब अमेरिका यहां से वापस हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की हार जरूर हुई है। क्योंकि अमेरिका इन 20 वर्षों के दौरान भले ही वो दावा करता है कि उसने अलकायदा को समाप्त कर दिया या कमजोर कर दिया, लेकिन उसने तालिबान को दोबारा मजबूत कैसे होने दिया, इस पर भी सवाल उठता है। सबको पता है ये बात कि अफगानिस्तान के भीतर तालिबान जमीनी आधार पर मजबूत है, लेकिन हवाई क्षेत्र में वो मजबूत नहीं है। माना कि अफगानिस्तान की परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण है अमेरिकी सेनाओं के लिए, अमेरिकी सैनिकों के लिए, लेकिन क्या अगर वो हवाई हमले करते, क्या वो अगर ड्रोन अटैक्स को करते उन आतंकवादी संगठनों के अड्डों के ऊपर, तो क्या ये आतंकवादी खत्म नहीं हो सकते थे? मैं मानता हूं कि ये विचारधारा का खेल है, ये विचारधारा का खेल है, लेकिन कम से कम अगर आप इन कीड़े मकोड़ों को मार देते तो शायद ये इतनी मजबूती के साथ वापसी नहीं कर पाता। आज आलम यह है दोस्तों कि अमेरिका की वहां से वापसी होते ही ऐसा लग रहा है जैसे एक झपट्टा मारने के लिए बैठा हुआ है वो। जैसे मेमने को आप बांध देते हो और शेर उसको झपट्टा मारने के लिए आता है, उसी तरीके से आज मेमने के तौर पर अफगानिस्तान है और उसके भीतर शेर की भूमिका में तालिबान आ गया है। तालिबान के लड़ाके वहां पर मौजूद 34 जो प्रांत हैं उनकी राजधानियों पर तो अभी कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन राजधानियों के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उन पर अपना कब्जा कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही दुखद है और इस पर बात करना जरूरी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भारतीय पत्रकार, भारतीय फोटो जर्नलिस्ट, एक फोटोग्राफर, एक शानदार फोटोग्राफर, जिन्होंने अपने काम के बलबूते पर, जिन्होंने अपनी वीर पत्रकारिता के तौर पर एक प्रकार से नए आयाम स्थापित किए। मैं बात कर रहा हूं पुलित्जर सम्मान से सम्मानित, इस अवार्ड से सम्मानित दानिश सिद्दीकी की। ये वो फोटो जर्नलिस्ट हैं जो एक प्रकार से अफगानिस्तान के भीतर कवर कर रहे थे वहां के हालातों पर, और इनकी मृत्यु हो गई। दरअसल अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच जो गोलीबारी चल रही थी, जो फायरिंग हो रही थी, उसमें ये वहां के हालातों को दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये हुआ कि इन पर इन्हें गोली लग गई और इनकी मौत हो गई। अब इनके शव का इंतजार सब कर रहे हैं, इनके पार्थिव शरीर का इंतजार सब कर रहे हैं, जो कि बहुत शीघ्र भारत आएगा। और स्पिन बोल्डा के इलाका है जो कि अफगानिस्तान में लगता है, पाकिस्तान की सीमा के नजदीक है, वहां पर इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के जो क्राइसिस है उसको लेकर एक शानदार वहां पर जो तस्वीरें उन्होंने खींची थी, उसके माध्यम से उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार हेडलाइन से ज्यादा सुर्खियां और महत्वपूर्ण बातें कई बार, ज्यादा बातें कई बार फोटो कह जाती है, तस्वीर कह जाती है। लिहाजा दानिश सिद्दीकी एक बेहतरीन, एक शानदार, एक करेजियस, एक ब्रेव फोटो जर्नलिस्ट थे, एक फोटोग्राफर थे,
और इनको सलाम मैं करना चाहूंगा, इन्हें नमन करना चाहूंगा और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। इस पर हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की सरकार से लेकर भारत ने भी यूएन में शोक व्यक्त किया, संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन इसमें तालिबान का भी एक पक्ष आया। तालिबान कह रहा है कि हमें नहीं पता था कि हमारी गोली से इनकी मौत नहीं हुई। और तालिबान ने यह भी कहा है कि हम किसी भी पत्रकार को नहीं मारना चाहते। यानी तालिबान का आप रुख देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि कोई समाज सेवी संगठन है। ये वो संगठन है जो शांति स्थापित करने के नाम पर रक्तपात करता है। ये वो संगठन है जो वहां पर एक प्रकार से एक स्वतंत्र अफगानिस्तान या एक उदारवादी अफगानिस्तान के नाम पर वहां पर लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को पिछड़ेपन में धकेलता है। इसकी आप हिपोक्रेसी देख रहे हैं, इसका आप दोगलापन देख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जाते जाते एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अफगानिस्तान की जो सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से, ईरान से, ताजिकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तमाम देशों से, उन पर, उनके अधिकांश हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा किया है। अब यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्पिन बोल्टा का एक इलाका है जो कि पाकिस्तान सीमा से लगता है। वहां पर एक खबर आई कि वहां पर ध्वज लहरा दिया गया तालिबान का, अफगान चौकियों पर वहां पर कब्जा किया। वहां से एक ये भी खबर आई, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर 3 अरब पाकिस्तानी रुपए भी वहां पर बरामद किए गए तालिबान के लड़ाकों ने। तो स्थिति बहुत चिंताजनक है और वहां के लोगों को इस समय मदद की आवश्यकता है। कुपोषण, बेरोजगारी, पलायन, शोषण, इन तमाम चीजों से वहां की जनता पिस रही है, सिर्फ अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच युद्ध की। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह सही समय था अमेरिका को यहां से जाने का। एक आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो यह हो सकता है कि, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स में एक बात कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के भीतर वापसी कर जाए अमेरिका। ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये लाभदायक रहेगा, क्योंकि कम से कम ये जो पनप रहा है तालिबान, ये बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा, ना सिर्फ एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। जो भी देश ये सोच रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तालिबान अफगानिस्तान में क्या करे, उनके अस्तित्व पर क्या हो, उनकी संस्कृति को नाश कर दे, नष्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन आज एक बात मैं कह रहा हूं कि अगर अफगानिस्तान में आग लगी है तो जद में पूरी दुनिया आएगी, चाहे किसी भी रूप में आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तालिबान को कंटेन किया जाए, इस तालिबान को खत्म किया जाए, तो उस पूरी विचारधारा पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इसके जो परिणाम है, इसके जो दुष्परिणाम है, वो दुनिया के तमाम देशों पर पड़ सकते हैं। और जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि अफगानिस्तान के भीतर आज की डेट में हमें कुछ नहीं पता कि अफगानिस्तान की पहचान क्या है, अफगानिस्तान की सॉफ्ट पावर क्या है, हमें नहीं पता। वहां पर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो गोलियों की आवाज उनके कानों में सुनाई देती है, वो बड़े होते हैं तो उनके हाथों में हथियार हो जाते हैं, और गृह युद्ध की आग में हमेशा झुलसता रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आसमान में शायद कभी पक्षी, शायद कभी शांति दूत गूंजे होंगे, शायद कभी वहां पर मीठी बोली बोली होगी, शायद वहां की संस्कृति से दुनिया परिचित हुई होगी, शायद वहां पर लोकतंत्र कभी पनपा होगा। आज अस्तित्व की लड़ाई है कि कैसे अफगानिस्तान के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्व के मानचित्र पर लगाया जाए। लेकिन यहां पर हर देश के अपने स्वार्थ हैं, हर देश के अपने स्वार्थ निहित हैं, और वो सिर्फ फायदा उठाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए ही सिर्फ काम करते हैं। और अगर मैं सबसे बुरा अगर इस दुनिया में किसी देश को कह सकता हूं तो मुझे, आप प्लीज इस बात को समझिएगा कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है और वहां पर फंडिंग भी तमाम वो मुसलमान देश ही कर रहे हैं, मुस्लिम देश ही कर रहे हैं वहां के आतंकवाद को। ये बात दुनिया को समझ आनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।